Okay. Okay. So, ladies and gentlemen, uh, just to recall your memories, हम हम क्या पढ़ रहे थे? We were we started with the layer 3. We started with the layer 3. And in layer 3, we talked many things, but last week हमने जिस चीज पे काम स्टार्ट लिया था, that was the layer 3 header. Layer 3 यानी कि IPv4 header, जो कि हमने कहा था कि मिनिमम या बाय डिफॉल्ट 20 बाइट्स का होता है, विच इज इक्वल टू 5 वर्ड्स. आप देख सकते हो वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, एंड ईच वर्ड इज ऑफ 4. 1 वर्ड इज इक्वल टू ऑफ 4 बाइट्स. ठीक. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी ब्रीफली मैं सारी फील्ड्स को दोबारा से एक रिकैप देता हूं, क्योंकि किसी भी प्रोटोकॉल के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके हर फील्ड का आपको पता होगा उसका मकसद क्या है. ठीक है. तो हमायून आपने खसूसी केयर करनी है, क्योंकि आप लास्ट वीक नहीं थे, तो इसलिए एक अच्छा वो है कि इसके लिए हम आपको एक रिपीटिशन दे रहे हैं. तो होपिंग इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ओके. तो ITN में अच्छी बात है कि लोग चाहे ऑनलाइन ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, तो नॉट बैड. तो निहाल एंड नोमान, ग्रेट कीजिए आप लोग भी. इस जूनियर्स हैं लेकिन अपना शो दिखा रहे हैं, विच इज नाइस. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वन बाय वन इस हर एक फील्ड को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं. ठीक. सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो है 4 बाइट्स का, जैसे मैंने यहां भी लिखा 4 बाइट्स का एक वर्ड है. इसका मतलब है कि ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा. ठीक. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली 4 बिट्स में वर्जन शो किया जाता है. क्या शो किया जाता है? वर्जन. तो अगर 4 बिट्स हैं तो इसका मतलब है कि 0000 से लेके 1111 तक पॉसिबल है. इसका मतलब है कि अगर हम इसको डेसिमल में, ये तो मैंने बाइनरी में लिखा, और एवरीथिंग हियर इज इन बाइनरी, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट बताऊं तो 0 to 15, जिसमें एक वक्त में आके यहाँ पे 4, जिसका मतलब है 0010 होगा ना, विच इज इक्वल टू 4. फिर उसके बाद 0011 1 2 4, बिल्कुल जी, 0110, विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6. तो कहने का मकसद ये है कि आप यहां पे जब भी देखेंगे तो या तो ये होगा या ये होगा. आल्दो इस IPv4 और IPv6 के दरमियान में 3 और भी इस तरह के IP प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स लाए गए, लेकिन वो कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किए, और दे वेंट फॉर IP वर्जन 6. इसलिए उनके बारे में सोचना कोई जरूरी नहीं. तो कहने का मकसद ये है कि वर्जन से आपको जब एक पैकेट आपके पास आता है और आपको ये लिखा हुआ मिलता, तो आपको पता चल जाता है कि इसको किस हेडर के तौर पे ट्रीट करना है. जो वैल्यूज हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि IPv4 की और IPv6 की वैल्यू सेम नहीं है, एक दूसरे के लिए गार्बेज है. यानी अगर आपने IPv4 का पैकेट आया और आपने वो IPv6 के हवाले कर दिया, तो इट इज ए गार्बेज देयर. ठीक है ना. इसी तरह अगर IPv6 का आया और आपने IPv4 के हवाले कर दिया तो गार्बेज है. इसलिए द फर्स्ट 4 बिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट द फर्स्ट 4 बिट आर इंपॉर्टेंट because it tells the machine which IP version is being utilized at layer 3.
पहली बात समझ आ गई? ओके, जहां समझ ना आए आप मुझसे पूछें। अगली 4 बिट्स, नेक्स्ट 4 बिट्स जो हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर कॉल्ड द इंटरनेट हेडर लेंथ। इंटरनेट हेडर लेंथ, तो ये जो आपको ये नजर आ रहा है 20 बाइट्स, दैट इज द हेडर। ये जो 20 बाइट्स आपको यहां नजर आ रही हैं, दे फॉर्म दी लेयर 3 IPv4 हेडर। IPv4 हेडर, ठीक। सो हमने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हेडर में है तो 20 बाइट्स, लेकिन इसमें भी 4 बिट्स हैं। इसका मतलब इसको भी 0 से लेकर 15 तक पॉसिबल है। तो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर हम चाहें तो मैक्सिमम 15 पॉसिबल है। इसलिए दीज आर, यहां पे जो भी आप लिखोगे, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स। तो मिसाल के तौर पे अगर ये 5 है, 5 वर्ड्स हैं, तो आपको पता है इट विल बी इक्वल टू 1010। तो इसका मतलब यहां पे लिखा होगा मोस्टली वो 0101, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये क्यों, क्योंकि इसके बाद फैसिलिटी है कि यहाँ पे कि कहां से कहां तक हो सकता है। वो तो अब भाई आपको क्लियर है कि 0 से 15 तक हो सकता है, 0 to 15 वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि 60 बाइट्स तक हो सकता है। इसका मतलब कि आप ऑप्शनल वैल्यूज भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन 99.99% आपको ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे हो गया इंटरनेट हेडर लेंथ। इसको अगर आपको छोटा लग रहा है, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं ताकि चीजें क्लैरिटी की तरफ जाए। उसके बाद सेकंड बाइट जो है, सेकंड बाइट, पुरानी टेक्स्ट में इसको टाइप ऑफ सर्विस कहा गया हुआ है, TOS। क्या कहा गया हुआ है? TOS, टाइप ऑफ सर्विस। लेकिन नई टर्मिनोलॉजी में इसको DS कहा गया है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। DS स्टैंड फॉर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डिफरेंशिएटिंग सर्विसेज। और आपको पता है कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि हर एक को अलग अलग प्रायोरिटी दो, हर एक को अलग अलग प्रायोरिटी दो। इसका मतलब है कि आप अगर अपनी ट्रैफिक को कोई प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो यस, इट कैन वर्क फॉर यू। पुराने में तो पूरे 8 के 8 बिट TOS के लिए इस्तेमाल होते थे। न्यूअर वन में पहले 6 बिट्स को डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट कहा गया और 2 बिट्स को ECN के लिए रखा गया। ECN स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बताने के लिए अपने डिवाइसेस को, अपने अगर आप खुद यानी राउटर मिसाल के तौर पे वो कंजेशन में चला गया है, कंजेशन का मतलब है कि उसका बफर फुल होने वाला है, अगर और इसी तरह से पैकेट आए तो बहुत जल्द पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। वो उसको अपने बफर में स्टोर नहीं कर सकता। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? कंजेशन। क्या कहते हैं? कंजेशन। क्योंकि हर एक मशीन उसका कोई ना कोई जैसे राउटर, उसका कोई ना कोई बफर होगा और फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट दुनिया में कोई चीज भी नहीं है, ठीक है ना। किसी का घर है, चाहे वो 10 के नाल का है लेकिन फाइनाइट है। किसी के पास बैंक में पैसे हैं, चाहे वो 1 बिलियन है लेकिन फाइनाइट है। तो इसी तरह राउटर की बफर भी फाइनाइट है। तो एक वक्त आ सकता है कि इतने ज्यादा इनपुट पैकेट्स आए इंग्रेस पोर्ट पे और इग्रेस से नहीं जा रहे, उतनी तेजी से इग्रेस पे नहीं जा रहे, तो लाजमी तौर पे बफर आहिस्ता आहिस्ता फुल होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि बफर इतना फुल हो जाएगा कि आने वाले फर्दर पैकेट जो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको ये दी थी कि अगर आप एक बकेट ले लें और एक वाटर टैप उस पर ओपन कर दें, तो वक्त के साथ क्योंकि उसमें पानी निकल नहीं रहा, सिर्फ उसमें पानी आ रहा है, तो एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल फुल हो जाती है।
और अगर आप फिर भी टैप बंद ना करें तो इसका मतलब है कि उसका पानी जो अभी नया पानी आ रहा है वो गिरना शुरू हो जाता है। इस अमल को कहते हैं कंजेशन। तो आप नेटवर्क वाली जो भी मशीन अगर इसमें आने वाली होती है तो वो बताने की कोशिश करती है सोर्स को कि जनाब आप स्लो डाउन हो जाओ, मेरा बफर फुल होने वाला है, अदरवाइज आपके पैकेट ड्रॉप होंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्लियर हो गई? ओके। उसके बाद हमने बात की थी टोटल लेंथ की, जो कि तो आपको नजर आ रहा है 2 बाइट्स पे मुश्तमिल है, थर्ड एंड फोर्थ बाइट। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हर प्रोटोकॉल का अपना कोई सेंटेक्स होता है और अपना एक सिमेंटिक होता है। सेंटेक्स होता है, सिमेंटिक होता है। अब देखें ना, ये ऑर्डर है कि पहले आप ये नहीं कह सकते वर्जन है, चलो यहां क्यों लिखूं, भाई यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। नहीं, ऑर्डर है, यू हैव टू फॉलो। क्योंकि अगर हर कोई अपनी अपनी मर्जी से रखता तो डेस्टिनेशन मशीन या इंटरमीडिएट डिवाइसेस उसको कैसे पता करती कि वर्जन कहाँ है। तो इसलिए ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है कि पहले 4 बाइट बाइट बिट्स वर्जन, अगले 4 बिट्स इन दिस है। यानी कि हर एक प्रोटोकॉल में यही है, हर प्रोटोकॉल का सिंटैक्स अपना, हर प्रोटोकॉल का सेमेंटिक अपना, क्योंकि हर प्रोटोकॉल की फंक्शन अलग अलग, एक ही तमाम की फंक्शन एक ही नहीं है। क्यों अनीस, ऐसा ही है ना? तो क्लास में भी नहीं बताते होते, तो अब बताओगे? चले, अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि और सिमेंटिक क्या है? मीनिंग। सिमेंटिक का क्या मतलब है? मीनिंग। तो देखिए इसकी मीनिंग है, ये 4 बिट का एक मतलब है, ये बगैर मकसद के नहीं है। इस अगले 4 बिट का एक मकसद है। क्या मकसद है? ये बताना कि जनाब आपका हेडर जो अभी स्टार्ट हुआ है वो कब खत्म होगा, ताकि उसके बाद पता चले कि इसके बाद डेटा स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है, बस अब आपने डेटा को ट्रीट करना है। तो दैट द रीजन इट हैज ए मीनिंग, इट हैज द ऑर्डर। फिर मैंने कहा कि जी ये डीएस क्या है? अल्दो मैंने बताया कि फैसिलिटी है ये पहली 6 बिट्स की कि आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक्स को मुख्तलिफ किस्म की प्रायोरिटी दे सकें। मिसाल के तौर पे वॉइस और आईपी है, अलग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अलग है, अलग ट्रैफिक है। आईपीटीवी है, अलग है। यानी हर एक ट्रैफिक आपका डेटा है, मिसाल के तौर पे एफटीपी है, वेब ट्रैफिक है। तो हर एक ट्रैफिक की एक तरह की प्रायोरिटी नहीं है। तो आप यहां पे बता सकते हैं, देयर इज समथिंग इन द चैट। सर टोटल लेंथ दोबारा बता दी, अभी बताता हूँ जी। टोटल लेंथ नहीं एक्सप्लेन किया मुबीन, दोबारा कर रहा हूँ। सिर्फ इस वक्त मैं उससे एक एक स्टेप पीछे हूँ कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो और अगले राउटर्स भी स्टैंडर्ड होता तो फिर अगले राउटर भी उसको फॉलो करते तो उस ट्रैफिक को ओवरऑल एक खास प्रायोरिटी मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए लिटरेचर में, प्रोटोकॉल में ये फैसिलिटी है, आर्किटेक्चर में नहीं। लेकिन ये अगले 2 बिट जो मैंने कहा एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल के, ये इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जो ही कोई राउटर, कोई इंटरमीडिएट डिवाइस कंजेशन में जाने लगता है तो वो अपने आप को कंजेशन से बचाने के लिए बताना सोर्स को होता है। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है तो डेस्टिनेशन को बता देता है कि तुम्हारा जो सोर्स है उसको बता दो कि स्लो हो जाए। क्लियर हो गई मेरी बात जी? फिर मुबीन के सवाल का जवाब में टोटल लेंथ जो कि 16 बिट्स पे मुश्तमिल है। कितने बिट्स पे मुश्तमिल है? 16 बिट्स पे। 2 बाइट्स है ना, हर एक को पता है 2 बाइट्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स। ठीक है निहाल? ठीक है। तो जेंटलमैन, हमने अगर ये 2 बिट्स है तो इसका मतलब 2 पावर 16, 2 पावर 16, इसका मतलब 65,535 बाइट्स तक इसमें आ सकता है। दैट द मैक्सिमम, जिसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। क्लियर हो गया? अब यहां पे मुबीन क्या बताना मकसद है, यहां पे 20 बाइट्स तो आप मिनिमम 20 बाइट्स या डिफॉल्ट 20 बाइट्स तो हो गए आपके हेडर के। मिसाल के तौर पे यहां पे आपने लिख दिया 1000 बाइट्स, 1000, आपने 1000 बाइट्स लिए। इसका मतलब ये है कि 1000 में से 20 जो है वो उसके हैं, हेडर के हैं,
और बाकी 980 जो है वो आपके, वो आगे पे लोड है। अगर यहाँ पे 1500 लिखा है, इसका मतलब है कि 20 बाइट तो मेरे हेडर के हैं, बाकी 1480 बाइट जो है वो नीचे डेटा। तो यहाँ पे अगर 1500 लिखा है तो समझ जाओ कि 20 बाइट्स बाय डिफॉल्ट। अगर यहाँ 24 बाइट्स हैं तो फिर 24 निकालो। यहाँ पे तुमने बता दिया हेडर लेंथ में कि भाई मेरा हेडर लेंथ 24 बाइट्स का है, तो फिर आप यहाँ पे 24 बाइट्स उसमें से निकाल के, तो बाकी क्या होगा आपके डेटा का लेंथ। अब क्लियर हो गया मूवी? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैंने, अब नॉर्मली तो मैं इस लेयर पे आ जाता हूं, लेकिन मैं अब क्योंकि आज इसको खत्म करना है, इस कम से कम इस टॉपिक को, इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इसी फील्ड पे वर्ड नंबर 2 पे, जो कि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लेन करता हूं। और इसमें टेक्निकली बड़ी मजेदार बात है, वो भी आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात की थी कि हर एक लेयर 2 का अपना, जैसे यहाँ पे एक एमएसएस है, वहां पे एमटीयू होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एमटीयू स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मिसाल के तौर पे ये आपका पीसी है और ये आपका आदो स्विच होता है, लेकिन मैं यहाँ राउटर जूम कर लेता हूँ। राउटर है R1, यहाँ पे राउटर है R2, यहाँ पे राउटर है R3, और यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है D। तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस PC1 और R1 के दरमियान जो नेटवर्क है उसका मैक्सिमम एमटीयू जो है वो 1500 बाइट्स है। कितना है? 1500 बाइट्स। एज्यूम करो R1 और R2 के दरमियान एक वैन लिंक है जिसका 1000 बाइट्स है, हो सकता है। और PC1 को पूरे रास्ते का कभी भी पता नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी ये रिकॉर्डिंग जूम पे जा रही है, तो लाजमी तौर पे जूम पे मुझे क्या पता दरमियान में कौन कौन सी नोड्स हैं और किस किस मुल्क से होके ये अमेरिका पहुंच रहा है, नहीं पता, किसी सूरत नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि R1 और R2 के दरमियान में एमटीयू क्या होगा। मुझे नहीं पता कि R2 और R3 के दरमियान में एमटीयू क्या होगा। मुझे नहीं पता कि R3 और डेस्टिनेशन के दरमियान एमटीयू क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मेरे डिवाइस में जो एमटीयू था, जो कि कौन डिफाइन करता है, लेयर 2 मैक लेयर हार्डवेयर एनआईसी, उस टेक्नोलॉजी का एनआईसी डिफाइन करता है कि एमटीयू मैक्सिमम फ्रेम का साइज क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ये 1500 बाइट्स का है और ये R1 के ऊपर, इसकी इस इंटरफेस के ऊपर, जिसको मैंने डिफरेंट कलर दे देता हूं, इस कलर के ऊपर आके पहुंच गया, येलो कलर पे आके पहुंच गया। अब आयशा, ये 1500 बाइट्स है, जिसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी ये दी थी, ब्रीफ थोड़ा सा किया था, कि अगर आप एक बस में लेके 1500 लोगों को लेकर यहां पे पहुंचे और आपकी बस खराब हो गई है, या वो बस आपको पता है कि खास स्टेशन पे जाके उतर गई है, आपने अब अगली बस में बैठना है, उस 1500 लोगों ने अगली बस में बैठना है, और आगे 1500 बंदों की बस, ट्रेन कह लो चलो, क्योंकि आप कहेंगे बस तो कभी 1500 बंदों की नहीं होती, लेकिन ट्रेन तो हो सकती है। तो हमने कहा कि जी PC1 यानी पिशावर से लेट करें पिंडी तक आपने 1500 बंदे ट्रेन में बिठा के ले आए। अब उस ट्रेन ने वहां तक जाना था, आगे ट्रेन जो है, जो कि पिशावर सॉरी पिंडी से झेलम तक की है,
वहां पे 1000 बंदों की जगह है, तो क्या करोगे? या तो ये है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये कंफर्म, ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। आपने मुझे ये नहीं कहना कि खैर है 1500 बंदे की हैं, 1000 बंदों की जगह है, 500 खड़े हो जाएंगे। बाइट्स खड़े या बिट्स खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो या मैं इसके दूसरी एग्जांपल, स्पेशली जब आप एयर ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे ये वाली आपकी एग्जांपल बड़ी फिट होती है कि आप मिसाल के तौर पे आपने यूरोप जाना है, तो आप यहाँ से अबू धाबी जाते हैं, अबू धाबी से आप लंदन जाते हैं, लंदन से आप मैड्रिड जाते हैं, मैड्रिड से आप पोर्तो जाते हैं। तो यानी जगह जगह पे आपका जहाज बदलता जाता है। तो आपने अगर मिसाल पहली जगह पे 1500 लोग लेकर जहाज गया, अब अगले में उन्हीं लोगों ने अपने आखिरी डेस्टिनेशन तक जाना है। 1500 के 1500 की डेस्टिनेशन है, वही वही है। अगर अगला जहाज 1500 के बजाय 1000 का है, तो आप उसमें वो 1500 बंदे नहीं कह सकते खड़े हो जाएंगे। ट्रेन में तो शायद आप कह दो, लेकिन जहाज में खड़े होने की इजाजत नहीं होती। तो वो बिल्कुल इस तरह हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो बस उन लोगों को कह दो कि तुम दुबई पहुंच गए हो, आगे हम नहीं जाते, मजे करो, यानी कि ड्रॉप कर दो उस पैकेट को। और दूसरा तरीका यह है कि आप उनको एक जहाज की बजाय दो जहाजों पे या मल्टीपल जहाजों में भेज दो। इस अमल को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो इसका मतलब है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मिसाल के तौर पे इस 1500 बाइट्स को दो हिस्सों में तोड़ दें। पहले में मिसाल के तौर पे 980 ले लें, और दूसरे में कितने रह गए हमारे पास? 420 के 520 यही है ना हमारे पास। एक में 980 और दूसरे में 520 रह गए, दोनों को सम करो तो 1500 बनता है। इस अमल को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्यों मैंने यहां 1000 नहीं लिया? यहां मैंने 1000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता है कि 20 बाइट का हेडर लगेगा। लाजमी नहीं कि इस 1000 को ये पूरा करे, हो सकता है ये 900 ले ले, कि 900 दूसरा 600, फिर भी दोनों ठीक है। 900 में 20 बाइट्स हेडर के डालेंगे, 920 हो जाएगा, विच इज लेस देन 1000। गुड। यानी किसी नंबर को पूरा करना जरूरी, दैट इज अप टू, दैट इज अप टू। आई होप यू अंडरस्टैंड मुबीन, आयशा, तहरीम, माशाल्लाह, निहाल, मलिया, खिजर, बात समझ आ रही है? बाबर, फातिमा, आयशा, जी। है कोई जो मेरी बात नहीं समझ रहा? प्लीज कम ऑन, पूछो। आई थिंक सवेरा इज नॉट विद अस टुडे, एम आई राइट? जी है। जी, शफाक बुखारी, शफक बुखारी। थोड़ा सा रिपीट कर दें? जी बिल्कुल, इसलिए पूछ रहा हूं कि आई आई डोंट नो व्हाट मीन बाय नो। तो शफक, गौर से सुने, निहाल गौर से सुने। मैंने कहा कि मैं पिशावर से दुबई तक एक जहाज में 1500 लोग ले गया। आगे मेरे पास कोई 1500 का जहाज नहीं था। तो या तो मैं उनको कहता कि भाई दुबई आ गए हो, बस ये काफी समझो, और घूमो फिरो इधर, 1500 का जहाज आगे नहीं है, इन्हीं के ड्रॉप कर देता। दूसरा तरीका ये है कि मैं उनको दो या दो से ज्यादा जहाजों में बिठा के आगे ले जाता। अब मुझे पता है कि मेरे पास मैक्सिमम 1000 की लिमिट है, जिसको हम कहते हैं एमटीयू। यानी कि पहले लिंक की एमटीयू 1500 है, दूसरे का एमटीयू जो है वो 1000 है, तीसरे का फिर मिसाल के तौर पे 1500 है, चौथे का कुछ भी है, अभी हमने वो डिफाइन नहीं किया। ओके, 1500 ही ले लेते हैं, चलें। तो अब हुआ क्या कि मैंने जब देखा कि मेरा एमटीयू 1500 एक 1000 का है, मैंने इसको अप टू लेस देन 20 करो, और उससे जितना कम करो नो नो मसला। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो जी, मेरा पहला 980 का हो गया, तो 20 का हेडर लगेगा। IP4 का हेडर भी हमने देखा 20 बाइट का है,
20 बाइट उसके लगेंगे 1000 हो जाएगा, और ये एमटीयू साइज के अंदर है, इट विल गो। बाकी कितने रह गए 520, उसके साथ भी मैं 20 बाइट का हेडर लगाऊंगा, और 540 इस जगह पे दो बना के, एग्जांपल दे रहा हूं, दो लाजमी नहीं कि दो, इट में बी 3। आप ये भी कर सकते थे 1500 है, 500 के तीन, एक 600 का, एक 400 का, एक कुछ और। मेरी बात समझ आ रही? एक 600 का, एक 400 का, एक 500 का, नो बडी स्टॉप्स यू। ठीक है, तो मैंने एज्यूम ये किया निहाल कि मैंने दो में इसको तोड़ दिया, एक में 980 डाले और दूसरे में 520 + 20 डाल दी, तो दो हो गए। अब दोनों इस एमटीयू के साइज के अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों जहाज उड़ सकते हैं। तो इनका एक 16 बिट्स हैं आइडेंटिफिकेशन के। इसके मतलब द नंबर कैन बी फ्रॉम 0 अप टू 65,535, 65,535। तो इस पैकेट का अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, मिसाल के तौर पे 10 है, तो इन दोनों को आइडेंटिफिकेशन दे दी जाएगी 10, क्योंकि इनको आखिर यहां पे अगर तोड़ा है तो आखिर में जोड़ना है, आखिर में जोड़ना है। तो इसलिए इन दो को नंबर 1 देंगे तब ये इकट्ठे होंगे ना। अगर एक को 10 का और एक को 15 का नंबर दे दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये एक ही के हिस्सा है? तो आइडेंटिफिकेशन इन दोनों की क्या होगी, 2 है 3 है वट 50 है, जितने पीसेस में भी आपने तोड़ा है, तो उनको सबकी आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 ही होगा, ताकि डेस्टिनेशन को पता चले कि जी इनको को तोड़ना, इनको ये टूटे हुए हैं, इनको जोड़ना है। क्लियर हो मेरी बात? ओके। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने फ्लैग की बात की थी। क्या की थी? फ्लैग। हमने कहा था 3 बिट्स हैं। फ्लैग में कितने बिट्स हैं? 3 बिट्स। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बिट का मैंने कहा था कि उसको 0 रखते हैं और इसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था उसके बाद जो बिट है उसको कहते हैं डोंट फ्रैगमेंट, डीएफ। तो किसी भी बिट की किसी भी बिट की कितनी स्टेट हो सकती है हमायूं? किसी भी बिट की कितनी स्टेट हो सकती है? 2 या 0 या 1, सेट और अनसेट। निहाल, नोमान, किसी भी बिट की 2 स्टेट हो सकती है, या 0 या 1। अगर आपने 1 कर दिया यहां पे तो इसका मतलब है कि आप उस मशीन को, इस राउटर R1 को बता रहे हैं तुम्हें तोड़ने की इजाजत नहीं है, ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं ले जा सकते हो तो ड्रॉप कर दो। और अगर आपने 0 कर दी, इसका मतलब है कि आपने उसको कहा कि भाई पहुंचाओ, चाहे तोड़ के पीसेस में करके भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अगर यहाँ पे, क्योंकि आप इसको फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड बिट विल बी 0 अनसेट, which will tell the router R1 in this case कि आप इसको तोड़ सकते हैं, आप इसको फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी। और तीसरा क्या है? मोर फ्रेगमेंट्स, मोर फ्रेगमेंट्स, एमएफ। तीसरी बिट एमएफ। इसका मतलब है कि अगर ये 1 कर दी, मिसाल, तो आपके पास यहां कितने फ्रेगमेंट्स थे? 1 और 2। कितने फ्रेगमेंट्स थे? 2। मैं इसके नंबर उल्टे लगाता हूं ताकि समझ आए, क्योंकि पहले लाजमी तौर पे 1 जाएगा और फिर 2 जाएगा, 2 तो बाद में होगा ना। तो 1 जब जाएगा उसमें हम लगा देंगे फ्लैग 1। इसका मतलब पीछे और फ्रेगमेंट भी आ रहे हैं, अभी इसको जोड़ो मत, ये कंप्लीट अभी है पीछे, और कितने और नहीं पता, लेकिन पीछे और हैं। और जब दूसरा भेजेंगे इस एग्जांपल में, तो हम इस एमएफ को कर देंगे 0, यानी कि पीछे और फ्रेगमेंट्स नहीं है, ये आखिरी है। देखिए सोचने वाला कितना सोचता है। तो इन 3 बिट्स का ये मकसद है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफसेट। फ्रेम ऑफसेट।
लेकिन मजे की मुझे मजा इस फील्ड को पढ़ाते हुए इसलिए आता है कि साइंटिस्ट इंजीनियर वाकई कुछ जेन के मालिक होते हैं। यहां पे आइडेंटिफिकेशन 13 बिट्स की है, 16 बिट्स की है, जबकि आइडेंटिफिकेशन ऑफसेट जो 13 बिट्स का है। होना तो चाहिए था कि दोनों एक ही 16 16 के होते, तब एक के नंबर दूसरे में इजीली हो जा सकता। यहाँ पे 13 है, 3 कम है। तो ये ऑफसेट क्या बताता है? ये ऑफसेट ये बताता है, यहां तो मैंने दो लिए, यहां तो मैंने दो फ्रेगमेंट्स लिए, ये 50 भी हो सकते हैं। तो जोड़ने वाला कैसे पहला उठाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड सो ऑन। क्योंकि अगर आपने एक भी उलट दिया तो दिस बिकम्स गार्बेज। एक बिट भी या एक फ्रेगमेंट भी आगे पीछे हो गया तो दिस इज ऑफ नो यूज। तो इसका मतलब कि जो उसको असेंबल करेगा यानी जोड़ेगा, जोड़ने को क्या कहते हैं? असेंबल। जो इनको असेंबल करेगा उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह ये तोड़ने वाले ने तोड़े और उनके पीसेस उठाए, पहले चंद बाइट्स उठाए, जैसे यहाँ पे 980 बाइट्स उठाए, अगले में 520 बाइट्स हैं, अगले में फिर 400 हैं, फिर 300 हैं, वगैरह वगैरह। इस केस में सिर्फ दो हमने एग्जांपल ली टू मेक इट सिंपल। तो ऑफ ये बताना होगा कि ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं। तो कैसे होगा? लुक एट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, बी केयरफुल। एप्लीकेशन में हमारे पास 13 बिट्स कैसे होते हैं, वो जरा रिपीट कर दे। जी बिल्कुल। कहता है सर एमएफ दोबारा समझा दें। ठीक है सर, प्लीज अगेन रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं आयशा? आपने कुछ नहीं लिखा। किस फील्ड की आप रिपीटेशन चाहती हैं? एमएफ। ठीक है, तो दोनों का क्वेश्चन एक ही है, मुबीन का और आयशा का क्वेश्चन एक ही है। तो मुबीन एंड आयशा, और मुझे तहरीम का क्वेश्चन याद नहीं आया, वो मुझे इनका जवाब दे दूं तो मुझे दोबारा कहे ताकि मैं ओके, उसका 13 का वो था, बताता हूं। तो पहले बता दूं एमएफ का, इसका मतलब मोर फ्रैगमेंट्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहला फ्रेम जब जाएगा, पहला फ्रेगमेंट, फ्रेम नहीं फ्रेगमेंट जब जाएगा, फ्रेगमेंट नंबर 1, तो इसको बताना पड़ेगा फ्रेगमेंट नंबर 1 में कि मेरे पीछे और फ्रेगमेंट्स अभी हैं। इसका मतलब कि हम क्या कर देंगे, हम एमएफ फील्ड को, एमएफ फ्लैग को 1 कर देंगे। एमएफ फ्लैग को 1 कर देंगे, जिससे पता चले उसको कि अभी इनको जोड़ के ऊपर मत दो, अभी और पीछे आने वाले हैं। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, जब ये दूसरा जाएगा फ्रेगमेंट नंबर 2, ये तो आखिरी है ना, इस केस में दो ही हैं तो ये आखिरी है, यहां पे हम लगा देंगे एमएफ वैल्यू 0। इसका मतलब कि मेरे पीछे और फ्रेगमेंट नहीं है, बस फ्रेगमेंट सारे पूरे हो गए हैं, आप इनको जोड़ो और ऊपर की एप्लीकेशन लेयर को या ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले करो। अब मुबीन को और आयशा को समझ आ गई? नहीं आई तो दोबारा कहें, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जवाब दें। जी, तो दे आर टू चैट साइमल्टेनियसली, क्लियर है? ये सर आ गया, गुड जी। अब सवाल है तहरीम का। तहरीम ने पूछा कि ये 13 बिट कैसे? तो तहरीम, जवाब ये है कि मैंने आपसे कहा है कि हर वर्ड जो आपको ये नजर आ रहा है, ये 4 बाइट्स का है, यानी कि 32 बिट्स का है। हर एक ये वर्ड 32 बिट्स का है। आप देख सकते हैं बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, यानी हर वर्ड में 4 बाइट्स हैं, यानी 32 बिट्स। एग्रीड? अगर एग्रीड है मेरे साथ तहरीम यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ये आइडेंटिफिकेशन की फील्ड जो है ये 16 बिट्स की है। मैंने कहा कि आपका फ्लैग जो है ये 3 बिट्स का है, तो कितने हो गए टोटल? 19। अब टोटल 32 होते हैं तो कितने रह गए इस वर्ड में? 13 बिट्स। तो आप देख सकते हैं 13 + 3 16, 16 + 16 32। इसलिए आपका ऑफसेट फील्ड जो है वो 13 बिट्स का इस प्रोटोकॉल में, 16 का नहीं। क्लियर हो गया आपको भी तैयारी? सबको जवाब मिल गया? और अगला जो है वो मैं कौन भेजेगा लिंक? सवेरा या नूरुल हक, कौन भेज रहा है?
जो भी भेज रहा है तैयार हो जाए। ओके सर लेकिन आपने उसमें बताया कि आइडेंटिफिकेशन में 16 है जी तो बिल्कुल, यही बताया कि होना तो ऐसा चाहिए था कि अगर यहाँ 16 है तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में भी 16 होते तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन अब मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो क्या तहरीम मेरी मदद करेगी इस मसले को हल करने के लिए? यही अभी 1 मिनट से कम है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू नहीं करता न्यू लिंक के साथ, जो कि मेरे ख्याल से अभी भेज दिया गया होगा आपके, या नहीं भेजा तो विद इन सेकेंड्स आपकी तरफ आ जाएगा। तो आप उस ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। ओके जी, सो वी आर बैक ऑन आवर वर्क। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त बात कर रहे थे फ्रैगमेंट ऑफसेट। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट में हम, जब ये पहला है, हम इसकी पहली बाइट जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बाइट 0th बाइट है, तो हम पहले वाले में फ्रैगमेंट ऑफसेट में लिख देंगे, फ्रैगमेंट ऑफसेट में लिख देंगे, फ्रैगमेंट ऑफसेट में लिख देंगे 0। इससे पता चला कि ये स्टार्ट हो रहा है बाय ये वाला फ्रेम या ये फ्रैगमेंट का 0 है, इसके मतलब ये पहला है। अब इसमें कितनी है वो लेंथ में पता चलेगा, क्योंकि हमारा लेंथ की फील्ड, हमारी टोटल लेंथ की फील्ड मौजूद है जो बताएगी कि इसका लेंथ कितना है। तो क्योंकि उसका लेंथ 980 है, उसका लेंथ 980 है, थोड़ी सी केयर के साथ मुझे सुने जी। मैं यहाँ पे 3 बिट्स की मेरे पास कमी है, वो 3 बिट का मतलब 2 पावर 3 8 की कमी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 8 की रेंज में इनको लेता हूं। यानी या तो मैं अपना जो फ्रेगमेंट बनाऊंगा, या वो 8 बाइट का होगा, या 16 का होगा, या 24 का होगा, या 32 का होगा, या 40 का होगा, या 48 का होगा, या 64 का होगा, समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अपने फ्रेगमेंट्स जब बनाऊंगा, यानी मेरे से मुराद राउटर बनाएगा, तो क्या करेगा, इन दी एट्स में लेगा। क्लियर होगी मेरी बात? अब क्योंकि इसने 980 जो है, मैं चेक करता हूं, मैंने तो नंबर ऐसे ही लिया, लेकिन मैं अभी इसको चेक करता हूं कैलकुलेटर पे जाके। 980 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 980 122 इंटू 8 कर लेते हैं। ये भी देखते हैं कि 1500 जो है वो 8 पे जाता है। 1500 डिवाइडेड बाय 8, ये भी नहीं जाता, तो हमें चलें उसके करीब चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जी 122 एज्यूम कर लेते हैं कि 187 एग्जैक्ट पे चले जाते हैं। 187 इंटू 8, इट इज 1496। इट इज 14, द टोटल साइज इज 1496। तो जो मैंने 1500 लिखा, इसको एग्जैक्ट ले लेते हैं 1496। 1496, इस 1496 में से, इस 1496 में से, क्योंकि अब ये 8 पे जाता है, हमें मसला खत्म हो गया। हमने कहा कि 122 था, तो 8 इंटू 122, 8 इंटू, ताकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल आए, 976। तो इसमें हम डाल देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन 976। तो बाकी कितने रह गए दूसरे एम पे? 524। अब क्लियर है, आसान है। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस 976 को, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस 976 को 8 पे डिवाइड किया, एंड द नंबर केम 122। इसका मतलब मैं दूसरे का ऑफसेट, दूसरे का ऑफसेट, दूसरे का ऑफसेट 122 लगा दूंगा, और ये उसको कहता हूं कि 128 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ये वाली बाइट से आपका दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। हम जब ऊपर से गुजारते हैं तो हम ये कह देते हैं कि बस ये नंबर में, तो आसानी से गुजर जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये होता कैसे है, क्योंकि 3 बाइट का डिफरेंस है। स्टूडेंट हमारा इतना अच्छा है, कभी भी नहीं पूछता कि ये 3 का डिफरेंस कैसे तुमने पूरा किया। तो ये 3 मैंने 8 पे डिवाइड करके, 2 to the power 3 है। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो आइडेंटिफिकेशन में, मेरे लिए उसको जब वो तोड़ेगा, क्योंकि उसका साइज जो है वो 65,000 तक
हो सकता है, मेरे पूरे उसका साइज 65,535 तक हो सकता है, विच इज रिप्रेजेंट बाय 16 बिट्स, लेकिन आगे रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफसेट में मेरे पास 13 बिट्स हैं। तो कैसे मैं इसको मैनेज करता हूं कि मैं उन बाइट्स को पहला जो ऑफसेट है दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट बाइट, एंड द फर्स्ट बाइट इज द 0th बाइट। तो पहला जो होगा ऑफसेट वो 0 हो जाएगा। अब इसमें जितने भी बाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने 976 का, इसको मैं 8 पे डिवाइड कर लेता हूँ, जो नंबर आया वो दूसरे का। अब इसमें कितना आ गया, 524। अगर तीसरा होता तो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं कि अगर तीसरा होता तो उसका ऑफसेट क्या होता। लेट करें ये 1496 नहीं है, ये ज्यादा है, तो फिर 524 को 8 पे डिवाइड करूंगा, 524 को 8 पे डिवाइड करूंगा, फिर गलत हो गया, ये शायद 520 उसको देख लेते हैं ना। 1496 में से माइनस कर लें 976, तो ये 520 बनता है। तो 520 डिवाइडेड बाय 8 65 कितना है, 65। तो अगले वाले का ऑफसेट क्या हो जाएगा, 65। इसका मतलब कि इसका 122 प्लस 65, तो क्या हो जाएगा, प्लस 122 187। इसका मतलब है कि ये कैरी करता है 122 इंटू 8 से लेकर 187 इंटू 8 तक के दरमियान जो है वो बाइट इसके अंदर मौजूद है। कुछ बात समझ आई हमायून? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, आपके इस कोर्स में इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, लेकिन मैंने फिर भी जो रियलिटी है वो आप तक लाने की कोशिश की, फातिमा, हैदर, हरीम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्रेम ऑफसेट कैसे काम करता है, जबकि आपका टोटल लेंथ तो 16 बिट्स का है और फ्रेगमेंट ऑफसेट तो 13 बिट्स का है। हाउ डिड मैनेज दिस बाय डिवाइडिंग बाय 8 टर्म। नोमान नहीं आई, दोबारा बताएं। ओके जी नोमान, दोबारा सुन। मैंने कहा नोमान कि मैंने एज्यूम किया इस केस में कि मेरे पास 1496 बाइट्स, कुछ भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मेरा एमटीयू जो था वो 1500 बाइट्स का था, तो इसलिए मैंने 1500 1496 बाइट्स का ले लिया। अब जब वो R1 पे पहुंचा तो पता चला कि आगे 1000 से ज्यादा मुमकिन नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्से को फ्रेगमेंट 0 को, और ये तो यहाँ पे 1400 बाइट्स लिए गए, दो हमारा टोटल लेंथ जो है वो मैंने बताया क्योंकि वो 16 बिट्स का है, ये 65,535 बाइट्स का हो सकता है क्योंकि 2 पावर 16 स्टैंड फॉर दिस। तो टोटल लेंथ तो 16 बिट्स का है, लेकिन ऑफसेट टाइम जो है, ऑफसेट की जो लेंथ है वो 13 बिट्स की है। तो 13 बिट से ऑफसेट को किस तरह हम 16 बिट की चीज को नापेंगे, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको आंसर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने मिसाल के तौर पे इसमें से फ्रेगमेंट नंबर 1 में 976 ले लिए। अब क्योंकि इसकी पहली बाइट बतानी होती है ऑफसेट में, तो पहली बाइट इसकी जो है वो 0th बाइट है, इसलिए पहले फ्रेम का ये जो पहला जा रहा है इसमें हम यहाँ पे ऑफसेट में लिख देंगे 0 और भेज देंगे, और साथ इसके बता देंगे जी कि एमएफ जो है वो, इसका मतलब है कि इसको फ्रेगमेंट किया गया है, तो इसका मतलब है कि डोंट फ्रेगमेंट का ऑर्डर ओबे नहीं करना, यानी 0 कर देना है, एमएफ को 1 कर देंगे, जिसका मतलब है कि और पीछे हैं कितने हैं अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता जी। 97 डेफिनेटली टोटल लेंथ में आ जाएगी ना, जो आपका टोटल लेंथ है, जो भी +20 करके जो भी आपका आता है, आपने उसको, वो 20 लाजमी नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, तो टेक केयर। तो हमने कहा यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज द टोटल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फ्रेम ऑफसेट को जो भी है उसको हमने पहले वाले में तो कोई इशू ही नहीं था, पहला बताना है, पहला इज 0, ऑलवेज 0, नो मसला।
अब हमने क्या किया, इसका पूरा लेंथ को हमने 8 पे डिवाइड कर दिया। जब 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 122। तो हमने 0 में 122 ऐड किया और इसका ऑप्शन बना दिया 122। अगर इसके बाद भी होता तो फिर हम क्या करते, इस 524 को फिर 8 पे डिवाइड करते। तो जो भी वैल्यू आई, जो कि इस केस में मैंने अभी देखता हूं चैट में क्या है, लेकिन अभी जो मैंने देखा था कैलकुलेटर, शायद मैंने बंद कर दिया, 65। तो अगले में इस 122 में मैं 65 ऐड करूंगा तो जो नंबर आएगा वो ऑफसेट होगा अगले का, अगर हुआ। लेकिन इस केस में क्योंकि नहीं है तो मैं यहाँ पे इसमें डीएफ वैल्यू को तो 0 रहने दूंगा, एमएफ को भी 0 कर दूंगा, ताकि पता चले कि इसके बाद और फ्रेम्स और फ्रेगमेंट्स नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये 2 ही फ्रेगमेंट में टूटा है, तो इसको जोड़ने वाला यानी असेंबलर यानी कि आखिरी नोड उस इन 2 को कंबाइन कर। अब क्लियर हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शफक सर, ऑफसेट नंबर फ्रेगमेंट को असेंबल करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल यही बता रहा हूं कि जनाब आपने तोड़ा है तो आपने इसको असेंबल करना है और आपने बताना है कि ये पहला है। देखें ना, पहले 0 आया, फिर 122 आया, फिर 122 के अगले मिसाल के तौर पे इसमें 65 ऐड होगा तो एक और नंबर आ जाएगा। तो एक उसकी सीक्वेंस के साथ आपको चीजें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप इनको अब लवी तौर पे 0 के बाद 122 है, लेट करें अगला जो है वो 200 है, तो 200 को आप दरमियान में नहीं डाल सकते, 122 को आप बाद में नहीं डाल सकते। तो यू हैव टू बी इन ऑर्डर। तो टू मेक देम इन ऑर्डर शफक, वी डू दिस, वी यूज दिस फ्रेगमेंट ऑफसेट। नाइस शफक। उसके बाद अगली फील्डें बड़ी आसान है। टाइम टू लिव, 8 बिट्स का, 8 बिट्स का टाइम टू लिव, जिसका काम ये है जो मैं अभी कुछ देर पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा रहा था। ये बताना होता है कि कितनी हॉप्स तक जा सकता है। यानी आपने एक आईपी पैकेट बनाया, क्या इधर मिसाल तौर पे आपने 8, क्योंकि आपको पता है कि 8 का मतलब है 0 से 255 तक, 0 से 255 तक। तो अगर मिसाल तौर पे आपने 10 डाल दिया है, इसका मतलब है कि ये पैकेट 10 हॉप्स तक जाएगा। अगर अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाए गुड इनफ, लेकिन अगर नहीं पहुंचता गिरा दो। कैसे कि हर एक हॉप पे जब ये जाएगा, मेरे पहले पे इसका वैल्यू 10 है, अगली हॉप पे उसको डिक्रीमेंट करके 9 कर देगा, अगले पे उसको वो 9 से 8 कर देगा, अगले पे 7 6 5 4 3 2 1 0 0 ड्रॉप इट। आप कहेंगे वजह क्या है? वजह ये है कि ड्रॉप करना क्या हमारा शौक है? तो जवाब है नहीं है, हमारा शौक नहीं है। वजह ये कि हो सकता है कोई ऐसा पैकेट आ जाए नेटवर्क में जिसमें ये वैल्यू या अगर ना होती तो वो लेट करें टाइम टू लिव है ही नहीं, नंबर ऑफ हॉप्स का ऑप्शन हमने निकाल दिया, तो फिर क्या होगा? अगर एक गलत पैकेट नेटवर्क में चला गया जो कि जा सकता है, और फिर माइट भी कि जो हैकर्स हैं या नेटवर्क को खराब करने वाले हैं वो जानबूझ के ऐसे पैकेट भेजते हैं जो कि खराब हैं, तो वो तो एक दफा नेटवर्क पे चले गए वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो वो यूं हमारी नोड्स के उनके क्या नुकसान होंगे? वो हमारे लिंक्स को खाएंगे। अच्छी ट्रैफिक के लिए नेटवर्क में कैपेसिटी नहीं होगी और ये बुरे वाले वाले जो हैं उसको खा रहे होंगे, एक नुकसान। दूसरा, जिस नोड पे जाते वहां का सीपीयू को, जिस स्विच पे जाते, जिस राउटर पे जाते, हर एक की सीपीयू पावर को या सीपीयू टाइम को वेस्ट करते हैं ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने टाइम टू लिव का वो रखा कि जनाब लेयर 3 का पैकेट जो है वो एक खास हॉप के बाद अगर पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे तो गुड, नहीं पहुंचता गिर जाए। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला फील्ड फिर 8 बिट्स का है। अगला प्रोटोकॉल का फील्ड भी 8 बिट्स का है। क्या कहता है जी ये प्रोटोकॉल का फील्ड? प्रोटोकॉल का फील्ड ये कहता है कि प्रोटोकॉल का फील्ड ये कहता है कि जब ये मिसाल के तौर पे किसी भी नेटवर्क से मेरे पास पैकेट आया, तो ये आपकी नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है?
ट्रांसपोर्ट, जहां पे टीसीपी भी हो सकता है, यूडीपी भी हो सकता है, इवन इसी लेयर के, नेटवर्क लेयर के ऊपर एक माइक्रो लेयर कह लो, आईसीएमपी है। तो ये मैं किसको दूं, किसको दूं? क्योंकि अगर गलत को दे दिया तो इट इज अगेन गार्बेज फॉर फॉर दैट प्रोटोकॉल। यानी अगर वो टीसीपी को जाना है और यूडीपी को चला गया, नॉट अंडरस्टैंडेबल। अगर वो टीसीपी यूडीपी का पैकेट जो आईसीएमपी को चला गया, नॉट नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो इसलिए इस 8 बिट्स में आप बताते हैं कि जेंटलमैन, मशीन साहब, ये आपने टीसीपी के हवाले कर दो, बस वो समझता है, आपका काम और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? ओके जी। उसके बाद हेडर चेकसम। तो पहले एक्सप्लेन करता हूं चेकसम, फिर एक्सप्लेन करता हूं हेडर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चेकसम का काम होता है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन। लेकिन साथ लिख दिए गए हेडर, यानी कि ये चेकसम हेडर का एरर का डिटेक्शन सिर्फ इन बाइट्स के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, डेटा के लिए नहीं। क्योंकि डेटा को ऑलरेडी लेयर 2 ने सीआरसी के जरिए कर दिया हुआ है। लेकिन हेडर इंपॉर्टेंट है। हेडर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपका, अभी आप देखेंगे मिसाल के तौर पे, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर गलत हो गया है, फ्रेम ऑफसेट गलत हो गया है, वो चीज असेंबल ही नहीं हो सकेगी। अगर आपका टोटल लेंथ गलत हो गया है, तो वो मिसाल के तौर पे आपने 20 बाइट पे उसको हेडर बताना था, वहां पे 24 हो चुका हुआ है, 27 हो चुका है, 27 तो हो ही नहीं सकता, 4 की उसमें जाना है, लेकिन एरर तो कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज हमारी मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल ही, तो बेहतर है उसको गिरा दो। इसी तरह जो भेजने वर्जन में 4 की बजाय 5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 0 to 15 कोई नंबर भी आ सकता है। तो कोई भी गलत आ गया तो आईपी तो परेशान हो जाएगा कि मेरे पास तो 4 और 6 है, यहाँ तो 8 आया हुआ है, 8 किसको दूं? इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेडर को चेक किया जाए। जैसे अगर आपने देखा हो कि अगर ट्रेन होती है तो ट्रेन के डब्बों को चेक करने के बजाय इंपॉर्टेंट है कि उसके इंजन को खूब अच्छी तरीके से हर जगह पे चेक करो कि अगर उसमें खराबी आ गई तो ये सारे ठीक होते हुए भी खराब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप हेडर को हर एक हॉप के ऊपर चेक करते हैं। तो ये किस पर्पस के लिए होता है? ताकि हेडर की जितनी फील्ड अभी तक हमने पढ़ी और 2 अभी और पढ़ेंगे, अगर इनमें से कोई एरर आ चुका हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कम से कम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के काबिल नहीं है, ड्रॉप कर दो। इसलिए आप हर एक उसके ऊपर चेक करते हो, किसको? हेडर। क्लियर होगी मेरी बात? फिर क्या है, आसान पे आ गए आप, सोर्स का एड्रेस जिसने भेजा है, 32 बिट्स, 32 बिट्स ऑफ सोर्स आईपी एड्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मशीन का आपको अभी दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको अपनी मशीन का ऐसा दिखाना चाहूं, तो आई गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, I go to the ipconfig/all and enter, and you will see that the IP address that is assigned to me presently is 192.168.1.100. 1.100। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, अगर मैं कोई पैकेट भेज रहा हूं तो यहाँ लिखा होगा 192.168.1.100। इसी तरह मेरा, अगर मैं सोर्स हूं तो कोई मेरी डेस्टिनेशन भी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पैकेट भेज रहा हूं, मैं पैकेट भेजना चाह रहा हूं, जो कभी भेज रहा हूं आपको नजर आ रहा है, मैं यहां लिखता हूं पिंग www.zoom.us, ताकि मुझे इसका आईपी नजर आ जाए। ये है इसका आईपी जी, 170.114.52.2 नजर आ रहा है ना? ये डेस्टिनेशन है। तो ये एड्रेस यहां से कॉपी होके इस जगह पे हमें पेस्ट, यहां पे हमें लिख देना। कुछ बात समझ आई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक एक फील्ड, एक एक बिट जिसकी जरूरत थी आपको, आपके लिए एक्सप्लेन की। आल्दो के एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिसर्च साइट पे या
हैकिंग साइट पे जाना चाहेंगे तो फिर आपको इन चीजों का, क्योंकि इन्हीं चीजों से अगला खेलता है और आपको परेशान करता है। तो मैंने आपको एक एक चीज समझाई ताकि, और मेजॉरिटी मेरे सामने जो बैठे होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, तो उनसे छुपाना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू हैव 1 मिनट टू थिंक और क्वेश्चन करें। अभी है 33, मैं 34 तक कुछ नहीं बोलूंगा। आप सोच लें कि अगर इनमें से किसी भी फील्ड के बारे में आपको कोई परेशानी है तो क्लैरिटी हासिल कर लें ताकि हम अगली स्लाइड की तरफ चले। सर हमने फ्रेगमेंट ऑफसेट में 8 से डिवाइड क्यों किया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी जी, क्वेश्चन ये पूछा, दोनों का क्वेश्चन एक है कि एक का क्वेश्चन तो ये कि आपने 8 पे डिवाइड क्यों किया। मैंने इसलिए किया कि प्रॉब्ली इट वाज फातिमा, प्रॉबेबली, कि अगर मैं 13 बिट्स हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं दोबारा अपना कैलकुलेटर ओपन करना चाहता हूं और 2 की पावर ये 2 की पावर 13 करता हूं, ये मुझे चाहिए। ये कितना आ रहा है? 8192। एग्री विद मी फातिमा? 2 पावर 13 इज जी 8192। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, कैलकुलेटर कह रहा है, हमें इस पे कोई शक शुबा नहीं होना हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर क्या है, ले, और 2 पावर 16 भी करके देख लेते हैं ताकि आपको इसमें भी कोई शक ना हो कि 65,536 आता है कि नहीं आता। तो आपको नजर आया कि 13 बिट से क्या हो सकता है और 16 बिट तक हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप यहां तक बात हमारी क्लियर है। कि अगर ये क्लियर है तो फिर फातिमा थोड़ी सी इंजीनियरिंग थॉट मुझे दो। और मैंने कहा कि टोटल लेंथ में आपके एमएसएस का साइज 65, 0 से लेकर 65,535 तक हो सकता है। लेकिन अब इनको जब ऑफसेट करोगे, तोड़ोगे, तो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग देम इन हियर देयर नंबर। अगर यहां भी 16 होते मेरे पास तो फिर मेरी जिंदगी आसान थी। मिसाल के तौर पे अगर पहले में 976 थे तो मैं उसका 0 लिख देता। अगले में फॉर एग्जांपल 524 और ऐड हो गए तो 9, इसका मतलब है कि दूसरे का ऑफसेट 976 हो जाता। अगले का क्या हो जाता? 976 प्लस 524। लेकिन ये नंबर तो इस 8192 से ज्यादा हो सकता है। तो फिर मेरा मेरा ऑफसेट कहां जाकर रुक जाएगा? वो तो उस बड़े एमएसएस को तो नंबर करने के काबिल ना होता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा फर्क कितने का है? 3 बिट्स का। 3 बिट में कितना फर्क होता है? 2 पावर 3 8। इसलिए मतलब मैं जो भी टोटल लेंथ आता है उसको मैं 8 पे डिवाइड करके, हर एक को 8 पे डिवाइड करता हूं और अपने मैंने उसी लेंथ को इस ऑफसेट से रिप्रेजेंट करवा दिया। क्या फातिमा को मेरी बात समझ आई? अगर फातिमा ही है तो यस सर। गुड। ठीक है, तो कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने ये सारी फील्ड्स आपको समझा दी हैं? जबकि तो सर अगर फ्लैग हम बोलो। सर फ्लैग का हम टोटल लेंथ में फिर 3 बाइट्स फ्लैग के होते हैं ना, 3 बिट्स, तो उसको हम जी किस जी, लिए यूज करेंगे फिर? हाँ, फ्रैग आपने इस्तेमाल, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं था। आप नहीं पता, अगर मिसाल के तौर पे आप ये ना बताएं कि जी क्या इस फ्रेम को आप फ्रेगमेंट करने की अगले नोड को इजाजत है कि नहीं है, फ्लैग तो वार्निंग होती है ना। तो फ्लैग एक वार्निंग है। अगर ये हम ये 3 बिट्स, 1 बिट की हमें इजाजत थी कि इसकी जरूरत क्या, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये 2 बिट तो बड़े काम के हैं। स्पेशली अभी आपने देखा कि अगर ये MF1 ना होता तो आपकी डेस्टिनेशन असेंबल करते हुए समझ ली बस सारे पूरे हो गए हुए हैं, जोड़ दो। नहीं, उसको 1 से पता चला कि अभी और पीछे आने वाले हैं। इसलिए फ्लैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते या हटा सकते। और सर फ्लैग हमारे पास 0 से क्यों स्टार्ट होगा? लाइक फ्लैग 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये पहला 0 कह रही हूँ। यस सर। सिंपल आंसर, क्योंकि इस फ्लैग में पहली बिट का अभी तक कोई काम हमें पता नहीं है। इसका मतलब नॉट यूज्ड येट। जब या नहीं है तो कुछ डाल दें, या 0 डालो या 1 डालो, लेकिन आपकी मशीन इसको पढ़ेगी नहीं। इसलिए हमने स्टैंडर्ड में कह दिया कि जब तक इसकी कोई यूजेज नहीं आती बस 0 डाल।
जबकि DF और MF को 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एज यू कैन सी हियर। क्लियर? और सर ये DSCP हमारे पास फिर क्या करेगा, क्योंकि हमने इसमें ECN यूज कर लिया था फिर। जी, हमने कहा कि अगर कल आपका स्टैंडर्ड बन जाता है तो ये 6 बिट्स हैं, विच इज स्टैंड फॉर, क्वेश्चन ये किया गया कि DSCP क्या है, तो आंसर है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। तो इस कोड पॉइंट का मकसद ये है कि आप एक खास कोड पॉइंट किसी खास ट्रैफिक को अगर असाइन कर दें तो उस ट्रैफिक को उसके मुताबिक प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मिसाल है, आप ये ले लें कि ये DSCP जो है, अगर आप ये एज्यूम कर लें कि आर्मी के रैंक्स हैं, तो अगर किसी का एक फूल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो लेफ्टिनेंट का सेकंड लेफ्टिनेंट है। 2 फूल हो गए, इसका मतलब है कि लेफ्टिनेंट है। 3 हो गए, इसका मतलब है कि कैप्टन है। अगर तीनों फूल हटा के आपने एक स्टार लगा दिया, इसका मतलब ये मेजर है। तो जूं जूं आप ये उसके स्टार बदलते जा रहे हो, उसके DSCP बदलते जा रहे हो, उसकी प्रायोरिटीज बदलती, उसको बाकी सारे दुनिया फिर उसको कैप्टन साहब नहीं कहती, मेजर साहब कहना शुरू कर देती है। फिर उसको एक स्टार के साथ जब एक फूल भी लगा देते हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल, इसका मतलब है कि आप उसको आप कर्नल साहब कहना शुरू कर देते हो। तो दैट इज द टास्क ऑफ DSCP हियर, कि आप एक खास किस्म की ट्रैफिक को एक खास किस्म की प्रायोरिटी अगर देना चाहो तो यू कैन गिव थ्रू दी 6 बिट्स। जी तहरीन। यस सर। और सर तो जो ECN है, हम उसका नोटिफिकेशन देते हैं ना, तो वो क्यों, मतलब? क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ECN क्या है, और नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बिट्स हैं। इसका मकसद ये है जस्ट कि आपका अगर मशीन, जो कि नॉर्मली लेयर 3 मशीन होती है, राउटर होता है या लेयर 3 स्विच होता है, इसका काम ये है कि इसको एक तरफ से इनग्रेस नोड पे पैकेट्स आ रहे होते हैं, बाइट्स आ रहे होते हैं, और किसी इग्रेस नोड के ऊपर, ये इनग्रेस नोड है और ये इग्रेस नोड है, इस पे जा रहे होते हैं। यहां तक तो कोई शक शुबा नहीं है। हमने कहा कि इस मशीन का अपना एक फिक्स बफर है, तो हो सकता है कि आपका इन ज्यादा हो और आउट कम हो, तो बफर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, बफर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अब अगर ये बफर फुल होने के करीब हो जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है, कि ये नोड अपने पिछलों वालों को बताए कि स्लो डाउन हो जाओ, अपने डेटा कम कर दो, अदरवाइज मेरा बफर फुल हो जाएगा और मेरे पास कोई हल नहीं नमाज सिवाय कि मैं उन पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर दूं। और ड्रॉप इज नुकसानदेह। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने 15 हॉप गुजर के यहाँ पे पहुंचा है, तो 15 हॉप के बाद आप उसको गिरा दें, तो इसका मतलब उसने 15 हॉप्स के ऊपर जितना रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, दे आर वेस्टेड। इसलिए बेहतर नहीं कि वो स्लो हो जाए, ताकि ये पैकेट जो आ रहे हैं वो प्रॉपर चले जाएं। तो इस चीज को नोटिफाई करने के लिए आप ये 2 बिट इस्तेमाल करती हैं, कार्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। जी तहरीर। यस सर, क्लियर हो गया। जी, एनीबॉडी एल्स? ऑनलाइन फिजिकल स्टूडेंट्स क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सोच लो, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, और अगली स्लाइड पे आप देखोगे कि आपकी इस बुक ने या इसने कितने आराम से इसको समझाया है। अगली अगर मैं आपको उसको बताऊं तो आपको नजर आएगा कि उसने कहा बस ये 4-5 चीजें इनको बता दो, बाकियों को या तो इनको आती हैं या बताने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको हर चीज बताई, वर्जन बताई। अभी क्वेश्चन किया मुझ पे तहरीम ने, मैंने ये डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि पहले इसको टाइप ऑफ सर्विस कहते थे, अब हम इसको डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कहते हैं। फिर मैंने बताया कि कहते हैं ना कि ओल्डर में, लेकिन आजकल इसको आपने देखा कि DS कहते हैं, DSCP कहते हैं। फिर बताया कि जी करप्टेड फ्रेम्स को करप्टेड हेडर को ढूंढने के लिए चेकसम। फिर बताया कि जनाब TTL की वैल्यू किस लिए होती है, हॉप काउंट के लिए। फिर बताया कि प्रोटोकॉल की फील्ड किस लिए होती है, कि अपर लेयर में यानी नेक्स्ट लेवल पे जो प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो ICMP है, TCP है, UDP है, कोई और है, उसका बताना जरूरी है। सोर्स का एड्रेस, मैंने आपको अपना एड्रेस निकाल के बताया कि जी मिसाल के तौर पे 192.168.1.100, तो ईच दिस इज द ऑक्टेट
इसका मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट टोटल 32 बिट। इसी तरह डेस्टिनेशन का भी कोई एड्रेस 4 बिट हेक्साडेसिमल में, सॉरी डेसिमल में यूं कुछ भी हो सकता है। जो मैंने एज्यूम किया कि वो ये है विच इज 170.114.52.2। तो उसने बस मुझे ये बताया स्लाइड में कि ये इनको बता दो। मैंने आपको इससे काफी ज्यादा पिछली क्लास भी इस पे पूरी लगाई और आज की क्लास भी तकरीबन इसी पे लगाई। अगर कोई आपकी जेन में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर कोई भी आपका इस पे क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं है तो फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जा सकता हूं जो कि जाना भी चाहिए। फिर उसके बाद एक वायर सर शॉप का। जी जी। सर ये जो हमारे पास टीटीएल होता है, टाइम टू लिव, तो ये हमारे पास हर जगह पे सेम ही होता है? क्योंकि हम अभी आपने देखा तो उनमें 48 सेकंड था। नहीं 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 मिनट। नहीं 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 नहीं, सेकंड्स में कभी भी टीटीएल सेकंड्स नहीं होता। शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थी, मैंने नूरहक पे ये क्वेश्चन भी किया था। दिस इज नॉट द सेकंड्स, although it is named as the time to live, but it is never the seconds. It is the number of hops. It is the number of hops. कि कितने हॉप्स तक, मिसाल के तौर पे पहला आप या मिसाल के तौर पे आप यहां से हॉस्टल जा रही हैं, तो आप पहले यहां से उठी और अपने डिपार्टमेंट गई और आपके चेयरमैन ने आपका एक हॉप कम कर दिया। मिसाल तो भाई यहां से आपका हॉप नंबर 10 था, सेकंड नहीं कह रहा, नंबर है, तो 10 था, उसने 9 कर दिया। आप वहां से मैनेजमेंट के ऑफिस चली गई, एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस चली गई, उसने 8 कर दिया। आप अगर किसी ऑफिस में चली गई, उसने 7 कर दिया। तो यूं करते करते अगर आपने उस जीरो होने से पहले हॉस्टल पहुंच गई तो इसका मतलब है कि दैट इज गुड, आपको ठीक है। लेकिन अगर जीरो हो गया तो बस उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। जैसे ये पैकेट 48 बाइट्स तक, 48 हॉप तक जा सकता है, अगर नहीं पहुंचता इस तक तो बस समझो कि वो नहीं है, ड्रॉप कर दो इस पैकेट को, क्योंकि हम किसी भी पैकेट को फॉर एवर नेटवर्क में नहीं पसंद करते। अब बात समझ आ गई? यस सर, तो मतलब ये हर एक, अब जिस तरह है ना यहाँ पे 32 बाइट्स है, तो हर एक के लिए 48 है, तो ये चेंज हो सकता है? 48 या बाइट्स? 48 हॉप्स। हाँ ये चेंज हो सकता है, ये आप अपने मुताबिक हम बनाएंगे। जब हम पैकेट्स को खुद क्राफ्ट करते हैं तो फिर हम उसको बताते हैं, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट पैकेट्स है ना, तो हम उसको बताते हैं। लेकिन ये वैल्यू 0 से 255 से ज्यादा, क्योंकि 8 बिट्स हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बाद वक्त पूछ भी लेता हूँ कि जी ये वैल्यू, मैं किसी को 500 वैल्यू डिटेल देना चाहता हूँ तो क्या पॉसिबल है? तो स्टूडेंट कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। भाई कैसे पॉसिबल है, 8 बिट्स हैं, 8 बिट में 0 से 255 तक आ सकता है, इवन 256 भी नहीं आ सकता। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, if there is no question, so ladies and gentlemen, now I come to the IP version, IP packet, IPv6 packet, IPv6 पैकेट। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये पैकेट क्योंकि मैंने बनाया, ये मैंने एक सेशन शायद नूरुल हक ने बनाया था, तो ये मैं इस कनेक्शन को ड्रॉप करता हूँ, मैं इस कनेक्शन को ड्रॉप करता हूँ और क्योंकि 4 मिनट में, अब 3 मिनट तकरीबन 3-4 मिनट है, तो कनेक्शन इसके दरमियान में टूटे तो मैं इसको अभी ड्रॉप करके और अगले क्लास में, यानी जो कि आपको अभी लिंक भेजता हूँ उसमें मैं IPv6 को स्टार्ट लेता हूँ ताकि डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल भी ना। ओके जी, तो नए टॉपिक के साथ विच इज IP वर्जन 6। तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि जी जब IPv4 मौजूद है तो IPv6 क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। तो आखिर क्या ऐसी लिमिटेशंस आपको आई, आपने IPv4 को छोड़ के और IPv6 की तरफ आप चले गए? लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि IPv4 खत्म हो गया है और IPv6 आ गया है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखता हूं NS लुकअप, किसी भी कंपनी का नाम आप मुझे बता दें,
मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं www.siemens.com और इंटर कर देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नजर आ रहा है कि सीमेंस के पास कुछ IPv4 के एड्रेसेस हैं और बाकी मांदा जो है वो IPv6 के एड्रेसेस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे cisco.com कर दूं मिसाल के तौर पे cisco.com इंटर, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि इसके पास भी एक IPv4 का है 184 ब्ला ब्ला ब्ला, और दो जो है वो IPv6 के हैं, दो जो है वो IPv6 के हैं। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे नोकिया कर दूं मिसाल के तौर पे nokia.com, आपको पता है कि बड़ी कंपनीज का नाम आपके सामने लिख रहा हूं, इसके पास भी आपको नजर आ रहा है कि कुछ IPv4 के हैं और कुछ IPv, इससे मतलब ये बात क्लियर हो रही है। और मैं नॉर्मली स्टूडेंट को बताता होता हूँ कि जब 20 साल पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने उस वक्त मुझे एक एग्जांपल ये दी थी कि इस वक्त दुनिया में, नहीं 20 साल पहले दुनिया में, 20 साल तो नहीं हुए प्रॉब्ली, चले इसमें कोई वो नहीं है कि हम इस पर डिबेट करें। डिबेट ये कि उसने मुझे एग्जांपल ये दी थी कि इस वक्त, जी जुनेद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि उस वक्त एग्जांपल ये थी कि ओशन तो समझते हो ना, बड़ा समंदर, तो बड़ा समंदर जो है वो IPv4 का है और उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स, आपको पता है ना समंदर के दरमियान में कहीं पे खुशकी का आ जाता है तो उसको आइलैंड कहते हैं, तो आइलैंड जो थे दे वर ऑफ दी IPv6, लेकिन नाउ द वर्ड हैज चेंज। 20 साल बड़ी जगह है, तो इस 20 साल में अब हम कह सकते हैं कि IPv6 जो है वो ओशन बन चुका है और IPv4 उसके अंदर आइलैंड्स बन चुके हुए हैं, लेकिन दोनों मौजूद हैं। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब IPv4 मौजूद है तो IPv6 क्यों? तो आंसर, सबसे पहला आंसर उसका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको मैंने अभी बताया, अब आपको याद होना चाहिए कि आपका IP वर्जन 4 का जो एड्रेस है, कोई भी एड्रेस दुनिया में, वो 31 बिट्स का भी नहीं हो सकता और 33 बिट्स का भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कितने बिट्स का हो सकता है? 32 बिट्स का, बस फिक्स। ना 8 बिट का, ना 12 बिट का, ना 18 बिट का, नहीं 32 बिट का। तो अगर ये 32 है तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मतलब है कि 2 पावर 32 which is equal to approximately 4.3 बिलियन। अगर आपको कोई शक है तो मैं दिखा भी सकता हूं, पता नहीं क्यों मैं कैलकुलेटर को बार बार बंद कर देता हूं। कैलकुलेटर को अगर मैं ओपन कर लूं और 2 की पावर 32 करूं, 2 की पावर 32 करूं तो देख लीजिए 4 पॉइंट, अगर मैं इसको इंजीनियरिंग में भी ले जाऊं तो इट इज 4.29 विच इज 4.3 इंटू 10⁻⁹ विच इज बिलियन, 4.3 बिलियन। अब मसला ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे पास आज डिवाइसेस मोर देन 21 बिलियन है। इसका मतलब है कि हम इन 21 बिलियन डिवाइसेस को ग्लोबली यूनिक नाम देना चाहते हैं, ग्लोबली यूनिक नेम एड्रेस, जिसको यहाँ पे नेम की वजह एड्रेस कहते हैं, ग्लोबली यूनिक एड्रेस देना चाहते हैं। तो आप मेरी इस बात से, और एक्सपेक्टेड ये है कि इस डिकेड के एंड पे दिस नंबर माइट गो अप अराउंड 50 बिलियन। तो अब 4.3 बिलियन से 4.3 बिलियन से, इवन अगर मैं आज की एग्जांपल लूं, 4.3 बिलियन से 21 बिलियन डिवाइसेस को यूनिक नाम देना नामुमकिन। और अगले चैप्टर में बताऊंगा कि इसमें भी जब बनाया गया तो क्योंकि किसी ने सोचा भी शायद उस वक्त नहीं था कि भाई ये नेटवर्क जो मैं बना रहा हूं, ये नेटवर्क बिलियंस ऑफ लोगों को सर्व करेगा। क्योंकि उस वक्त तो ख्याल ये था कि डैट विल बी ओनली यू, पैसा जो था डैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, US का था, तो शायद वो खुद इस्तेमाल करना चाहते थे, नंबर 1। और नंबर 2, वो अपनी यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आपस में इस नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना चाहते थे, तो कम से कम बिलियंस में होने का तसव्वुर करना मुश्किल था। ये तो 1989 में थैंक्स टू द वेब
कि वेब आई और उसने इस डिफेंस वालों का और आर्मी वालों का नेटवर्क और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का नेटवर्क को लेमैन का नेटवर्क बना दिया, और यूं फिर हर बंदे ने अपने पास दो दो तीन ही डिवाइसेस लगा ली। तो कहने का मकसद यह है कि क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा हो रहे थे, डिमांड बहुत ही हाई है, हर रोज नए नए नेटवर्क इसमें ऐड हो रहे हैं, दे नीड द आईपी एड्रेस, एंड IPv4 addresses are no more available, all have been consumed। इस वजह से हमें एक नए आईपी एड्रेस की स्कीम की जरूरत थी। दैट द रीजन वी वेंट फॉर IP वर्जन 6, IP वर्जन 6। और IP वर्जन 6 जो है, अभी आप देखेंगे कि ये एड्रेस रखा गया है 128 बिट्स का, 128 बिट्स का। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 1 to the power 128 addresses, which is equal to 3.4 if I am correct, into 10 to the power 38. So as compared to 10 to the power 9, as compared to this 10 to the power 9, all are you are engineers, all are you are graduates, are near to graduation। आपको पता है कि 10 to the power 9 से 10 to the power 10 हो, इसका मतलब 10 टाइम इंक्रीज, 10 to the power 11 हो, इसका मतलब 100 टाइम इंक्रीज। तो 10 to the power 38, a big number, a big number। इसलिए हम अब सोचते हैं कि हमारे पास इतने एड्रेसेस हैं कि जितना दुनिया अपना इस्तेमाल करना चाहे नेटवर्क को, कम से कम एड्रेस में हमें कमी नहीं आई, क्योंकि ना इतने लोग, मिसाल के तौर पे अगर हमने कहा कि हमारे पास लोग इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन 9 बिलियन है, तो अगर आप इसको 9 बिलियन पे डिवाइड कर दें तो हर एक के खाते में इतने एड्रेसेस आते हैं कि दे आर मोर देन एनफ। क्लियर एवरीवन? अब एक और मसला, जो ये तो एक मसला हो गया, बड़ा मसला IPv4 के साथ, बड़ा मसला IPv4 के साथ। दूसरा क्या मसला? दूसरा मसला ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्योंकि अब एड्रेसेस तो कम हो गए थे, हमने क्या किया कि हमने अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि हमने इस IPv4 एड्रेसेस को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक को कहते हैं प्राइवेट एड्रेसेस, PRI प्राइवेट, और एक को कहते हैं पब्लिक, PUB प्राइवेट और पब्लिक। अब पब्लिक जो हैं, इनके जरिए हम इंटरनेट पे जा सकते हैं। हमने जब भी हमें इंटरनेट पे जाना है, वी नीड दिस एड्रेस, वी नीड दिस पब्लिक एड्रेस। अभी दिखाऊंगा कि ये जो मैं भी दिखा रहा था 192.168.1.100, दैट इज बेसिकली माय प्राइवेट एड्रेस, दैट इज बेसिकली माय प्राइवेट एड्रेस। लेकिन मैं तो जूम पे जा रहा हूं, इसका मतलब आई नीड ए पब्लिक एड्रेस एज वेल। तो दिस पब्लिक एड्रेस इज, क्या है मेरा वो पब्लिक एड्रेस? आप भी अपना चेक कर सकते हैं, जो लोग भी नेटवर्क पे मौजूद हैं, पहले वो चेक करें यहाँ पे ICMP ये देकर, IP कॉन्फ़िग देकर, IP कॉन्फ़िग दे के चेक कर लें कि उनका IP क्या है, कॉन्फ़िग दे के चेक करेंगे उनका IP क्या है, तो पता चलेगा उनका IP जो है वो 1.100 है। कोई भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट है इस वक्त मेरा, कोई भी अपना एक IP फाइंड करके मुझे चैट में लिख दे ताकि मुझे पता चले कि आपको अपना IP चेक करना आता है। शाबाश। क्योंकि सबके सब जो है, मैं कभी भी ये नहीं प्रेफर करता, या शायद आई डोंट नो, लेकिन मुझे मोबाइल्स पे पढ़ना या लिखना कभी भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने मोबाइल पे, कम से कम लैपटॉप पे काम करना बेहतर है, जरूरी है। तो मुझे मुबीन अनवर ने बताया कि उसका IP एड्रेस है 192.168.18.139। ठीक है, तो अब मैं ये एड्रेस अपने पास पहले अपना भी लिख लेता हूं,
मेरा तो है 192.168.1.100 और मुबीन का जो है, मुबीन का है 192.168.18.139। ओके, अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं ब्राउजर पे और ब्राउजर पे मैं यहां लिखता हूं, ठीक है जी, मलिया ने भी हमें बता दिया 10.110.141.88। थैंक्स टू मुबीन एंड थैंक्स टू मलिया, बोथ आर एम्स। तो बोथ एम्स रिप्लाइड कि जी ये उनका आईपी एड्रेस है। अब दोनों एम्स आप भी करो, मैं भी करता हूं। हरीम ने भी बता दिया, देखें 192.168.0.104। तो एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। But with this IP address, none of you four, including me, can go to the Zoom. Because for the Zoom, which is part of the internet, I need a public address which must be, not should be, must be. I'm using the word must. Globally unique. Globally unique. So, ladies and gentlemen, what you should do now, here you should write my IP address. My IP address. And enter. And click the first one. Click the first one. See your public address. And it's giving me 121.52.147.66. So, ladies and gentlemen, mine is public IP is 121.52.147.66. So this is basically, this address is my public IP. Zoom को ये पता चल रहा है कि ये भेज रहा है, Zoom को कभी भी नहीं पता चल रहा कि 192.168.1.100 भेज रहा है। वो कंप्लीटली इग्नोरेंट है इस बात से। और जब वो जवाब भी देता है वापस मुझे कोई, तो इसको देता है, मुझे नहीं देता। कुछ बात समझ आ रही? क्लियर हो रहा है यहां तक? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जिन्होंने मालूम किया था अपना लोकल प्राइवेट एड्रेस, क्या वो अपना पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, तो देखें, ये मुबीन ने अपना IPv6 एड्रेस भी और IPv4 एड्रेस भी, IPv4 जो है इसका 150 समथिंग, और उन्होंने भी शायद कोई न्यू मैसेज नहीं है तो नहीं है। मलिया ने भी देखे 121.52.147। मलिया में ख्याल से उसमें हॉस्टल में इस वक्त। मलिया, यू आर इन हॉस्टल, दैट द रीजन योर एड्रेस एंड माइन एड्रेस इज सेम, 121.52.147। सर ये वाली उर्दू पढ़ना मुझे बड़ा मुश्किल होती है। यस मलिया सर, ये 2 क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये आपके, मेरे केस में IPv6 एड्रेस नहीं है, लेकिन बाद जो ISPs हैं, बेसिकली ISP का ये एड्रेस है। मैं आप इस पे अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दें। लेकिन कोई और भी मलिया के अलावा भी कोई करना चाहता है? और इससे एक और बड़ी मजेदार बात भी सामने आई कि मेरा और मलिया का IP एड्रेस सेम है। तो कैसे कैसे ये काम हो रहा है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मलिया एंड कंपनी हो ये रहा है कि ये है मेरा, जी एक और भी चैट में आ गया, निहाल का 154.192.1.99। तो देखिए ये भी डिफरेंट है, दिस इज द पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, अब मैं आता हूं कि इसके पीछे कहानी क्या है ताकि हम समझ जाए। होता ये है कि ये है मेरा राउटर और इसके बैकएंड पे यहां पे है मेरा LAN, यानी कि माई लोकल एरिया नेटवर्क 1। कुछ भी डिवाइसेस हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब होता क्या है कि इन सब के पास, लेट करें यहाँ पे 50 डिवाइसेस हैं, एवरी वन हैज एन एड्रेस which is unique but only unique within this LAN, unique but only within this LAN, and that is a private, we are using the private address, all of us are using the private address.
लेकिन जब भी मैं इस इंटरनेट की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो होता क्या है कि ये इंटरफेस मेरे इस आईपी, मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मेरा आईपी है 192.168.1.100, ये था ना। मुझे इसने कन्वर्ट कर दिया 121.52.147.66, यही है ना। तो इसने मेरे इस एड्रेस को, आई चेंज द कलर, मेरे इस एड्रेस को ट्रांसलेट कर दिया इस एड्रेस में, जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसमें मुझे ट्रांसलेट कर दिया। और इस एड्रेस के साथ मैं लेट करें यहाँ पे जूम लगा हुआ है, जूम के पास चला गया। तो रास्ते में जितने भी राउटर्स थे उन्होंने मुझे इस बेस के ऊपर फॉरवर्ड किया कि ये सोर्स है, जूम का एड्रेस जो भी है अभी हमने देखा था, वो एड्रेस लेट करें XXX था, कुछ भी था। अब XXX ने जब जवाब दिया तो इसको दिया, लेकिन इसको पता है कि ये सवाल तो 1.100 ने अंदर से किया था, ये उसको रीट्रांसलेट करके वापस इसको यहां पे गिरा देता। दैट फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। समझ आ रही? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एड्रेसेस, क्यों, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई इस एड्रेस के साथ, जिनको मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जो कि प्राइवेट एड्रेस है, इसके जरिए मैं क्यों नहीं इंटरनेट पे जा सकता? क्योंकि ये यूनिक नहीं है, नहीं। यही एड्रेस शायद अगर आप देखते तो कई जगहों पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, यहाँ पिशावर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सरहद यूनिवर्सिटी में, सीकॉस में, इकरा में, आपके घरों में, मुख्तलिफ बिजनेस में ये एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर अगर ये एड्रेसेस पाकिस्तान में भी, पिशावर में भी, पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, न्यू दिल्ली में भी, काबुल में भी, बॉम्बे में भी, हर जगह जब इस्तेमाल हो रहा है वही एड्रेस है, तो जब जवाब आएगा तो किसके पास जाएगा? लाजमी तौर पे किसी के पास भी नहीं जा सकता। इसलिए ये एड्रेसेस आपको बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने राउटर पे एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है, और उसको एक या एक से ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेसेस हम दे देते हैं कि जी जो भी अंदर से आए उसको बाहर तो इजाजत नहीं है, उसको आप कन्वर्ट कर दो, उसका एड्रेस को बदल दो, अपने पास इंफॉर्मेशन रख लो और उसको इस एड्रेस के साथ दुनिया में भेज दो। जैसे मलिया भी इसी एड्रेस से जा रही है जूम के पास, और मैं भी इसी एड्रेस से मलिया के पास जा रहा हूँ, सॉरी जूम के पास जा रहा हूँ। दोनों का जवाब इसी मशीन के पास, इसी, जैसे मिसाल तो पे ये वो राउटर है जो ये सारा मेरा भी भेज रहा है और मलिया का भी भेज रहा है, ये है वो राउटर। और लेकिन जब जवाब आता है तो जो मेरे से तो आता है वो मुझे दे देता है, और जो मलिया का होता है वो मलिया को हवाले कर देता है। ठीक। अब इसका फायदा तो आपको नजर आया कि जी चले कम एड्रेसेस से हमारा गुजारा हो गया। ओके मुबीन, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन एड्रेसेस के साथ, जो कि प्राइवेट एड्रेसेस हैं, जी मैंने लिखा है प्राइवेट, जितने लोग आप लोगों ने मुझे एड्रेस अपने बताए, दे आर ऑल प्राइवेट। तो इन प्राइवेट एड्रेसेस के जरिए हम इंटरनेट पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये एड्रेसेस ग्लोबली यूनिक नहीं है, लोकली यूनिक है, लोकल, ग्लोबल नहीं है। यही एड्रेस दूसरे डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, इवन मे बी विद इन आवर डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहा हो। इसका मतलब कि लाखों जगहों पे ये एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर कोई जवाब देगा तो राउटर तो परेशान हो जाएंगे, किसकी तरफ भेजूंगी? तो इसके तो डेस्टिनेशन करोड़ों हैं। इसलिए कहा गया कि नहीं जी, दिस एड्रेस शुड बी यूनिक। और यूनिक एड्रेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि हमारे पास तो 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे और 21 बिलियन डिवाइसेस थे, तो हम यूनिक दे नहीं सकते थे। तो फिर हमने क्या किया?
हमने एक मेथड बनाया जिसमें हमने अपने एड्रेसेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एड्रेसेस हमने कहा हम अपने लैंड्स में इस्तेमाल करेंगे और इसकी हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और हमने कहा कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो ये हम खरीदेंगे, जैसे अभी जो एड्रेस मैंने अपना बताया 121.52.147.66, ये यूईटी ने, क्योंकि मैं यूईटी में बैठ के पढ़ा रहा हूं, यूईटी ने खरीदा हुआ है। बात समझ आ गई? तो अब होता क्या है, जब भी हमारी यूईटी से कोई भी शख्स बाहर पैकेट अपना भेजता है, ये राउटर साहब, ये नेट की फंक्शनैलिटी उसमें इंप्लीमेंटेड है जो कि मेरे प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, और इस पब्लिक के एड्रेस के जरिए दुनिया की तरफ, जूम की तरफ, नेटअकैड की तरफ, सिस्को की तरफ, यूट्यूब की तरफ, फेसबुक की तरफ भेज देता है। जब जवाब वापस आता है तो लाजमी तौर पे जवाब तो आएगा इस पब्लिक एड्रेस को, ये राउटर को। अब राउटर करने का तो कोई काम नहीं है, जो कुछ मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो क्या करता है, वो फिर देखता है कि अच्छा ये किसने भेजा था, क्यूरी किसकी थी, वो उसको वापस उस एड्रेस में, प्राइवेट एड्रेस में तब्दील करके अंदर नेटवर्क पे गिरा देता है, फिर नेटवर्क उसको मेरी तक रूट या स्विच कर देता है। क्या अब समझ आ गई मुबीन? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब मसला यहाँ पे क्या था, मकसद नेट समझाना थोड़ा था, मसला समझाना असल था। मसला यह है कि इससे जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो लॉस हो गई। देखें, आपने कभी गौर किया है कि जब भी बाजू का आपका इंटरनेट बड़ा स्लो हो जाता है यूटी का, और आप जाते हैं उनके पास के जी फलानी साइट भी जवाब नहीं दे रही, हम उस पर जाते हैं लेकिन जवाब नहीं आता, हमें ब्लॉक कर दिया गया हुआ है। उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने यूटी के उस एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। इसके मतलब गलती तो अनीस करता है, सजा जो है वो यूटी को मिलती है। क्यों क्यों यूटी को सजा देते हैं? क्योंकि उनको अनीस का नंबर ही नहीं जाता, वरना अनीस को डायरेक्टली ब्लॉक करते। तो इसका मतलब कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी लॉस हो गई, ये नहीं पता चलता कि ये किसने किया है, ये किसी गलत साइट पे या कोई वायरस फैलाया, कोई वॉर्म फैलाया, कोई ट्रोजन फैलाया, किसने, कोई पता नहीं, बस किसने फैलाया, यूटी ने फैलाया। वो तो दरमियान में है, यूटी ने गरीब ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहां पे ये कि लैक ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी, लैक ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी। क्लियर हो गया? थर्ड क्या है इसमें कमी है? थर्ड कमी ये है कि लाजमी तौर पे अभी स्लो भी हो गया है, क्योंकि हर एक पैकेट जो मेरा जा रहा है वो पहले राउटर उसको अपने पास ट्रांसलेट करता है, अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, फिर उसको भेजता है, फिर जब वो वापस आता है फिर वापस उसको मैं उसमें तब्दील करता है और मेरी तरफ भेजता है। तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, लेटेंट जिसको कहते हैं लेटेंसी, डिले बढ़ गया, तो इंक्रीज नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इन वजूहात की वजह से जो कि लेयर IPv4 के साथ रिलेटेड हैं, वी शिफ्टेड टू दी IP वर्जन 6। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर तो IPv6 में हमारे पास जो है फिर ये प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस चेंज नहीं होंगे हमारे पास? वहां पे फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं ना, आपको जैसे अच्छा, क्या ओके, हमारे पास हमारा जो प्राइवेट होगा हमारे पास हमारा पब्लिक भी होगा। फिर आपको मैंने ये बता, अभी IPv6 पे जा रहा हूँ, IPv6 में आपको पब्लिक और प्राइवेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने एड्रेसेस हैं कि हर एक को हम पब्लिक एड्रेस दे सकते हैं, हर एक को हम ग्लोबली यूनिक एड्रेस दे सकते हैं। तो व्हाट्स द नीड फॉर प्राइवेट एड्रेस देन? यू गॉट द ठीक है आंसर सर। मूवी? जी जी। ओके, तो अब हम आते हैं कि जी IPv6, मैंने आपको बताया कि ये तमाम, चाहे कोई एड्रेस हो, कोई प्रोटोकॉल हो, कोई भी सिस्टम हो, वो कोई ना कोई बॉडी उसको स्टैंडर्डाइज करती है और फिर दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। तो ये वो बता रहा है कि IPv6 वाज डेवलप्ड बाय द IETF। और क्या है IPv6 ओवरकम, अभी 3 लिमिटेशन बताई, तीनों को इसने
खत्म कर दिया। जैसे अभी मुबीन ने क्वेश्चन किया कि जी क्या फिर भी नेट, तो फिर नेट की जरूरत ही नहीं है, तो कम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, डिले कम हो गया। लाजमी तौर पे जब नेट नहीं है तो एंड टू एंड करने, अब पता चलेगा कि ये काम जो है वो अनीस ने किया है, एजाज ने किया है, मुबीन ने किया है, हमायून ने किया है, अब पता चलेगा। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपके सामने आ गई। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि जी क्या इंप्रूवमेंट हुई। सबसे पहली इंप्रूवमेंट ये हुई कि आपका एड्रेस स्पेस जो है वो 32 बिट से उठ के 128 बिट पे चला गया। ठीक है, नंबर 2, अभी ये बात सेकंड पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब इसका मैं हेडर समझा दूंगा फिर आपको समझ आएगा कि कई फील्ड्स जो कि अभी 4 के हेडर में थी उनको हटा दिया गया। तो यूं आपका हेडर आप कह सकते हैं कि क्या हो गया है, सिंप्लीफाइड हेडर हो गया है। कई फील्ड की जरूरत नहीं थी, उनको हटा दिया गया। तो दूसरी अच्छी बात, IPv6 के लिए खुशखबरी। तीसरा, क्योंकि अब आपको प्राइवेट और पब्लिक की जरूरत नहीं है तो नेट की जरूरत, एलिमिनेट द नीड ऑफ नेट, नो नीड फॉर नेट। और यहां से जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि IPv6 में, IPv4 में यू आर समवेयर इन द बिलियंस, you are somewhere in the billion range, but now you are in the range of 10^36, which is called undecillion, which you can see 9 zeros, 36 zeros, a huge increase. Clear है? तो जेंटलमैन, कल इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी स्टार्ट लूंगी तो कंप्लीट नहीं होता, और आपको IPv4 में इतना थकाया है कि IPv6 से आप इतना जल्दी उसको नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट किस्म का सिस्टम है जो कि बाद में आया तो लाजमी तौर पर उससे बेहतर होना चाहिए। तो वी विल सी हियर कि IPv6 में कितना इसका हेडर लेंथ है, हर एक फील्ड का देखें, कुछ फील्ड वही होंगी, कुछ फील्ड्स नहीं होंगी, कुछ हट गई हैं, जो कि मैं अगले उसमें आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे कौन कौन सी फील्ड्स रह गई, कौन कौन सी फील्ड्स हट गई। ठीक है, हैदर लाइनें मत लगाओ। तो हम ये सारी चीजें कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आज की आई होगी, और अगर ना भी आई हो तो एक रीड दे दीजिएगा, एंड देन कल मुझसे जो भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो पहले मैं पूछता हूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि डियर ऑल, डू यू हैव एनी क्वेरी? नो सर। नो फ्रॉम जरबा, नो फ्रॉम तहरीम। और बाकी ये जो मेरे कुछ फीमेल्स हैं जिनमें, चूंकि तो मैंने कल एक लेटर इशू कर दिया था, हो सकता है कि उन्होंने अपनी उसको दे दिया हो वार्डन को, लेकिन सना मेरे पास आई थी, उसको भी मैंने ये कहा था कि जस्ट अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि इसमें सिर्फ या इलेक्ट्रिकल की या DCSE की हैं, फीमेल्स हैं, तो आप मुझे अपने नेम दे दें तो मैं आपको भी लेटर दे सकता हूँ, और वो आप अपने वार्डन को हैंड ओवर कर दें, तो अगर आप चाहें फिर तो आप फिजिकल भी यहाँ पे क्लास लेने के काबिल होंगे। ठीक है, तो सबने कहा जी क्लियर है। तो अब मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बजाय फिजिकल स्टूडेंट से कि जी इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? तो चलें जी, अभी आई स्टॉप हियर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रमजान एंड हैप्पी स्टडीज एज वेल। ठीक है, तो मैं देखिए ये मकसद नहीं कि रमजान का हम लोगों में ये है कि जी रोजादा काम नहीं करेंगे, लेकिन यही हम लोग जब बाहर होते हैं तो ना कोई हमारा रोजा होता है, फिर वहां पे ऑर्डनरी जैसे और काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, तो वहां पे हमारी सॉफ्टवेयर बदल जाता है, यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोजे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि 12 बजे तक सोया रहूं या सारी रात जाग के गप्पे लगाता रहूं, नहीं, अपने कामों को, अपने फराइज को मैं वो नहीं करना। और स्पेशली जो लाइक मेरे UT के स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्जाम भी सर पे आ रहे हैं, तो मत इस टाइम को इन चीज़ों पे ज़ाया करें, अपना पढ़ाई को और इन चीज़ों को टाइम दें, और रोज़े का सवाब डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि आप एक तरफ रोज़ा भी रख रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, और अपने फराइज को भी पूरा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे।
तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन एट 11:30। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।